खबरों की शुरुआत करते हैं। कर्नाटक में हिजाब तनाज़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब हिजाब पहनकर क्लास लगाने की इजाजत वाले अलग से स्कूल खोलने को लेकर नया मामला सामने आया है। इस मामले में घिरने के बाद सरकार अब बचते हुए नजर आ रही है। लिहाजा रियासती सरकार ने मुख्तलिफ जिलों में मुस्लिम लड़कियों के लिए 10 स्कूल खोलने के कर्नाटक वक्फ बोर्ड की तजवीज़ को भी ठुकरा दिया है। रियासत की वक्फ और मजहबी मामलों की वजीर शशिकला जोले ने मामले में ये कहते हुए किनारा कर लिया कि उन्हें इस तजवीज की कोई जानकारी नहीं है। सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार के सामने तजवीज नहीं रखा गया था और वो इस तरह की तजवीज के हक में नहीं है। दरअसल कर्नाटक के साहिली जिले उडुपी में हिजाब तनाज़े के बाद से मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग स्कूल खोलने की बात सामने आई थी, जहां स्कूल इंतजामिया लड़कियों को हिजाब पहनकर स्कूल आने की इजाजत दे। पिछले दिनों स्कूल इंतजामिया के ड्रेस कोड से मुताल्लिक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से भी इनकार कर दिया था। इसके बाद कई मुस्लिम तंजीमों ने लड़कियों के लिए अलग स्कूल शुरू करने की मांग करना शुरू कर दिया था, जिसे अब रियासती सरकार ने ठुकरा दिया है। दिल्ली कोर्ट ने स्टूडेंट लीडर उमर खालिद और यूएएच मेंबर खालिद सैफी को दिल्ली दंगा मामले में बरी कर दिया है। एफआईआर में खालिद और सैफी दोनों जमानत पर हैं। हालांकि वो यूएपीए मामले में अदालती हिरासत में हैं। ये ऑर्डर एएसजे पुलस्ते प्रमाचला ने सुनाया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले में सीबीआई के जरिए तलब किए जाने के एक दिन बाद टीआरएस एमएलसी के कविता ने तेलंगाना के सीएम और उनके वालिद के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। कविता सीएम केसीआर की रिहाइशगाह प्रगति भवन गई और ऐसा माना जा रहा है कि उनके बीच सीबीआई के समन को लेकर चर्चा हुई। इस बीच सीबीआई से नोटिस मिलने की जानकारी के बाद बड़ी तादाद में टीआरएस कारकुनान कविता के साथ एकजुटता दिखाने के लिए उनके घर पहुंचे। दिल्ली कांग्रेस सदर अनिल चौधरी ने हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला से खास बातचीत की है और आप और बीजेपी पर बड़े इल्जाम लगाए हैं। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी को लेकर अनिल चौधरी ने बड़े आरोप लगाए हैं। क्या हैं वो आरोप, बात कर लेते हैं। सर, आपने एक पोस्टर रिलीज किया है और उस पोस्टर के माध्यम से बड़े आरोप आपने लगाए हैं केजरीवाल साहब पर। क्या है वो आरोप? देखिए, ये आरोप नहीं है, जो सच है और वो सच मैंने आज रखा है जनता के सामने। जो सवाल मैं अरविंद से पूछता था वही सवाल आज जनता के बीच में कि हम ये पूछ रहे हैं, इसलिए हमने एक पोस्टर जारी किया। इस पोस्टर को हमने कहा है भाजपा का सहयोगी केजरीवाल दलित अल्पसंख्यक विरोधी। और ये कुछ बिंदु हैं, जैसे समाज को बांटने वाला जो परिसीमन था उसके खिलाफ हम कोर्ट जाते हैं, अरविंद नहीं जाते, उस पर चुप। रविदास मंदिर बनाने को लेकर के चुप। दलितों पर हो रहे अत्याचार पर चुप। महरौली में चर्च तोड़े जाने पर चुप। जामिया जेएनयू के बदनाम करने वालों पर चुप। जहांगीरपुरी बुलडोजर की घटना पर चुप। दिल्ली दंगों की जवाबदेही पर चुप। लोकतंत्र को बुलडोजर तंत्र से कुचलने वालों पर चुप। बिल्किस बानो के बलात्कारियों की रिहाई पर चुप। सीए एनआरसी के विषय पर चुप। शाहीन बाग पर चुप। आखिर अरविंद चुप क्यों बैठे हैं जी? एक सूबे का मुख्यमंत्री यदि इतने सारे विषय पर नहीं बोलेगा तो कैसे होगा? इसीलिए मैंने कहा है ये जो चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं उसकी वजह से इस दिल्ली के अंदर केवल प्रदूषण हवा पानी ध्वनि का नहीं है, प्रदूषण राजनीति का भी अंदर फैल चुका है। प्रदूषण यहाँ दिल्ली के अंदर जो भाईचारा, जो सद्भाव है, उसमें भी फैल चुका है। और ये तमाम बातें जिसको लेकर के आज हमने पोस्टर जारी किया। एमसीडी को लेकर मेरा सवाल है आपसे। एमसीडी में सभी राजनीतिक पार्टियों ने, चाहे वो आपकी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, सभी ने अपने जो घोषणा पत्र के वादे थे वो जनता से कर दिए। बीजेपी ने 12 वादे किए, 12 वचन दिए। उन्होंने ये बोला कि हम हर किसी को मतलब स्थायी करने की बात करी। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि भाई हम एक डिजिटल ऐप लाएंगे। उनके कई सारे वादे के हिस्से थे। सवाल ये है कि एक रिपोर्ट ये बताती है कि 15,000 करोड़ रुपए दिल्ली एमसीडी के ऊपर बकाया है। ऐसे में वो वादे कहाँ से पूरे होंगे, पैसा कहाँ से आएगा, ये बड़ा सवाल है। जवाब क्या देंगे? देखिए, बहुत सारे ऐसी बातें जिसको मैं बार बार उठा रहा हूँ और उसका रीज़न भी है कि 15 साल में खूब मौका दिया है। बीजेपी के बाद बहुत मौका था, चाहते तो कर सकते थे, पर ऐसा तो हुआ नहीं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करती है। जहां भी इनको मौका मिलता है एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, स्टेट को लड़ा देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परिवार में लड़ाई होती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है, तो परिवार का फायदा होता है या नुकसान? तो अगर परिवार का नुकसान होता है जब भाई भाई की लड़ाई होती है,
तो फिर देश में जब भाई भाई की लड़ाई होती है तो फिर देश का क्या होगा, फायदा या नुकसान? एक तरफ कहते हैं हम नेशनलिस्ट हैं, हम देशभक्त हैं, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हैं, भाई से भाई की लड़ाई कराते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के जय श्री राम वाले बयान पर आरएसएस के साबिक प्रचारक और बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी सुनील देवधर से खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे मोहित शुक्ला ने। राहुल गांधी के जय श्री राम वाले मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुनील देवधर जी। भाई साहब हैं, आप बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री हैं और साथ ही आरएसएस के पूर्व प्रचारक भी रह चुके हैं और आपने बनारस के अंदर नरेंद्र मोदी जी के चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी भी संभाली थी। आप बड़ी ही नफीस शख्सियत हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। सर एक बात बताइए, राहुल गांधी बोलते हैं कि जय श्री राम, उनका ये आरोप है कि बीजेपी और आरएसएस वाले माता सीता का अपमान करते हैं, कैसे देख रहे हैं? मूर्ख आदमी है, अज्ञानी है और आजकल हिंदुत्व पर आने के लिए मजबूर हो गया है। मंदिर मंदिर घूम रहा है, मत्था टेक रहा है, अपना गेटअप भी साधु वाला बना रहा है। हिंदू समाज मूर्ख नहीं है। श्री का अर्थ लक्ष्मी और लक्ष्मी जी के पति विष्णु मतलब नारायण, इसलिए हम लोग लक्ष्मी जी को नारायणी कहते हैं। सुबह उठने के बाद हम लोग कहते हैं समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले विष्णु पत्नीम नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। बिस्तर से उतरने से पहले हम भूमि माता को नमस्कार करके उसकी क्षमा याचना करते हैं। उसको विष्णु की पत्नी कहते हैं। वो भूमि माता है, सीता माता का जन्म भूमि से हुआ है। अबे राहुल को कोई अगर टुच्चा पंडित बताता है जो कांग्रेसी है, जिसको खुद को ज्ञान नहीं है, तो वो अगर इनको ज्ञान बांटेगा और अगर ये ज्ञान सारी दुनिया के सामने बांटेगा तो अपमान तो होगा ही। तो हम तो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और लोग फिर ये भी कहते हैं कि फिर श्री सुनील देवधर, श्री पुरुष के पहले लगाते हैं। इसका कारण हमारा देश देवियों और सज्जनों का देश है, बहनों और भाइयों का देश है। यहाँ पहले बहन है और इसलिए लड़के का नाम भी हम लोग लक्ष्मी नारायण रखते हैं, जिसमें लक्ष्मी पहली होती है। सीताराम येचुरी कभी समझ नहीं सके कि उनके नाम में पहले सीता थी, बाद में राम था। इसी तरह से जानकी वल्लभ पटनायक होकर गए, जानकी पहले थी। और इसलिए किसी भी पुरुष का नाम लेने से पहले श्री लगाना मतलब पहले मातृ देवता का स्मरण करके फिर पुरुष का नाम लेना। तो किसी को भी जब श्री कहते हैं तो वो श्री जो है वो भी एक माता का, देवी माता का नाम है। गुजरात में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने कहा है कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते तो चैनल ही खरीद लेते हैं। मैं आपके बीच में कुछ बेचने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ आपको ये कहने आया हूं, मुझे गुजराती नहीं आती है, मैंने गुजराती नहीं आवड़ते, तो इतनी समझ में आती है कि ये कह रहा था कि मेरा कमर खराब है तो पैर खराब है तो मुझे बैठकर बोलने की इजाजत दीजिए। देख भाई, पैर खराब है तो चलेगा, ईमान खराब नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बस बता दीजिए, मुझे नहीं कहना है, इस इंसान का ईमान खराब है क्या? थोड़ा धीरे बोल रहे हैं, कुछ डाउट है क्या? ईमान खराब है क्या? तो हमारे पास एक ऐसी आवाज है जो सिर्फ गुजरात में ही नहीं पूरे देश में अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए मशहूर है। और इसीलिए ना रात को आसाम से पुलिस आई। सिर्फ गुजरात की पुलिस आई लव यू नहीं बोलती है, आसाम की पुलिस भी आजकल इसको इलू इलू बोल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कृपा रही, जय शाह के पप्पा का मोहब्बत अगर इसी तरह से हम लोगों को मिलता रहा तो आसाम क्या 7 मुल्कों की पुलिस ढूंढेगी भाई साहब। क्या है ना कि 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनका ईमान बिकाऊ है, एक वो लोग हैं कि कोई ऐसा नोट छपा ही नहीं है कि हमारा ईमान खरीद ले।
और आपने अभी देखा होगा कि जब पत्रकार नहीं खरीद पाते हैं ना, तो चैनल ही खरीद लेते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने SC, ST और गरीबों को रिजर्वेशन देने वाले 2 नए विधेयकों को पास कर दिया है। रियासत के CM भूपेश बघेल ने इस बात की जानकारी दी। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए ऐतिहासिक दिन, और इसमें सर्वसम्मति से जहां आदिवासी के लिए 32%, अनुसूचित जाति के लिए 13%, पिछड़े वर्ग के लिए 27% और 4% EWS के लिए, और संभाग और जिला में पहली बार, पिछली सरकार ने तो केवल सर्कुलर जारी किया था, इस समय एक्ट में प्रावधान किया गया है जिसमें जिलों में अनुसूचित जाति जनजाति के जनसंख्या के आधार पर मिलेगा, लेकिन वहीं पिछड़े वर्ग और EWS के लिए जिलों में 27% तक के आरक्षण मिलेगा, और जो EWS के लिए जो विधानसभा 4% है, प्रदेश स्तर पे 4% है, वहाँ तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के लिए संभाग और जिला संवर्ग के लिए 4% से लेके 10% तक, ये मतलब अधिकतम 10% तक के दिया जाएगा। जिन क्षेत्रों में ज़्यादा EWS के लोग रहते हैं तो 10% तक के उसको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और दूसरा कि 9वीं सूची में जोड़ने के लिए एक संकल्प भी पारित हुआ है। तो 2 महत्वपूर्ण कार्य, और शिक्षा में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो भी वैसे लागू किया गया है। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, उसके मन वो चाहते तो हैं लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन दिल में उसके नहीं है। यदि रहता तो 2004 से सरकार में थे, 2012 तक इंतजार नहीं करना पड़ता, ये उसी दिन लागू कर देते। हमने क्वांटिफाइबल डाटा जैसे 2019 में ही बना दिया था, और जिसका रिपोर्ट भी आया, और उसमें उस आधार पर EWS को और उसी आधार पर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया गया। ये तो बर्दाश्त नहीं कर पाते ना, यदि उस पार जाना है क्या तकलीफ है भाई? कोई उधर के सदस्य इधर ट्रेजरी बेंच में आते हैं तो क्या धक्का देते हैं, या इधर के सदस्य उधर चले गए तो उसमें धक्का देना चाहिए? कोई निजी प्रॉपर्टी तो नहीं है जिसमें आप धक्का दें। तो ये तो उनके जो तानाशाही रवैया जो है वो सामने दिखाई देता है। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी बार बार PM को गाली देती है, आवाम को उसे खत्म कर देना चाहिए। बंधुगण, रावण के विषय में सुना था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय मोदी जी को रावण कह के संबोधित किया था। तो एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और कर्नाटक के दिग्गज नेता BS उग्रप्पा जी ने मोदी जी को अभी भस्मासुर कहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी भस्मासुर हैं और पूरे हिंदुस्तान को और बच्चों के भविष्य को, वो भारतवर्ष को भस्म करने में लगे हुए हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने में, उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और एक असुर हैं, भस्मासुर है। आप सोचिए किस प्रकार का भाषा है ये। भस्मासुर, अपने प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना। बंधुगण, आज अखबार में एक बहुत ही सुखद खबर है। G20 चल रहा है, और G20 के पूरे इस प्रकरण के आरंभ में ही US के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन साहब ने कहा है कि मैं अपने दोस्त मोदी के साथ खड़ा हूं, और G20 में जो भी समर्थन हमारा रहेगा, हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। एक तरफ पूरा विश्व, द होल ग्लोब स्टैंड्स विथ नरेंद्र मोदी, एक तरफ पूरा विश्व आज मोदी जी का लोहा मान रहा है, और किस प्रकार से हम अपने प्रधानमंत्री को लेकर आगे बढ़ें, इस पर पूरा विश्व आज चिंतन कर रहा है। मगर उसी समय कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है।